ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? कह रहा है एथिल अल्कोहल के पायरुविक अम्ल है कि CO2 है कि ग्लूकोज है। तो दोस्त ये प्रश्न बहुत बार आया है, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज एथिल अल्कोहल, पायरुविक एसिड, CO2, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाक से बता दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, पायरुविक अम्ल, ठीक है। पायरुविक अम्ल इसका राइट आंसर है। अगर इसके बारे में हम बात करें, देखिए तो इस क्रिया में कुल 10 रासायनिक अभिक्रियाएं क्रमबद्ध रूप से होती हैं। किसमें? ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के कितने? 2 अणु बनते हैं। और पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। और ग्लाइकोलिसिस को इम्बडेन मेयर हॉफ पाथवे भी कहते हैं, EMP इम्बडेन मेयर हॉफ पाथवे भी कहते हैं, या EMP चक्र कहते हैं, EMP चक्र भी कहते हैं। यह नाम इनके खोजकर्ता इम्बडेन मेयर हॉफ तथा पार्नस के नाम पर रखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा पायरुविक अम्ल अंतिम उत्पाद है। देखिए घुमा दिया थोड़ा सा, प्रश्न को क्या किया है? घुमा दिया है, ठीक है। कि पायरुविक अम्ल किसका अंतिम उत्पाद है? कह रहा पायरुविक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ किसका? कह रहा TCA का है कि EMP पाथवे का है, फर्मेंटेशन है कि ETS का? तो आप जान रहे हैं बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि EMP पाथवे का, इम्बडेन मेयर हॉफ पाथवे, ठीक है। तो इस बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है इम्बडेन मेयर हॉफ पथ, इम्बडेन मेयर हॉफ पथ प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है मेरे दोस्त? ये पूछ रहा है कि इम्बडेन मेयर हॉफ पाथवे रिप्रेजेंट्स, कह रहा है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को, अशर्करा से ग्लूकोज बनने को, एसिटाल्डिहाइड से एथाइल अल्कोहल बनने को, बीटा ऑक्सीकरण को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 का। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? एक ए, ठीक है। कि इम्बडेन मेयर हॉफ किसका प्रतिनिधित्व करता है? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 0 होता है। कितना होता है? 0, 0 होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्त हम आपको बता दें फटाफट, ये चल रहा है सीरीज, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आपको रिवीजन करना है और आपको देखना है फटाफट पूरी चैप्टर को, तो देखते जाइए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं पूरा डिस्क्रिप्शन करने लगता हूं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन भी किए रहिए और इसमें अपना देखते भी रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? कह रहा है कार्बन चक्र है कि TCA चक्र है कि EMP चक्र है कि HMS पाथवे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 6 नंबर का राइट आंसर है क्या? आप जान रहे हैं कि EMP पाथवे। देखिए यही क्वेश्चन बार बार कितनी बार घुमा रहा है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम पूछ लिया, EMP पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। किसको? ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है, लिंक रिएक्शन इन रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है। श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में क्या होता है? कह रहा है पायरुविक अम्ल का बनना होता है कि एसिटिल कोएंजाइम A का बनना होता है, सक्सिसिक अम्ल का बनना होता है, आइसोसाइट्रिक अम्ल का बनना होता है। फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक अम्ल, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम A का बनना, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। देखिए कैसे, देखिए हम आपको बता दें जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है इसके दौरान, इसके सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के अंत में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। किसका? पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और यह जो पायरुविक अम्ल होता है माइटोकांड्रिया में जब प्रवेश करता है, माइटोकांड्रिया में प्रवेश करता है पायरुविक अम्ल PA, पायरुविक एसिड, तथा वहां पर इसका ऑक्सीकरण होता है जिससे एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है। किसका? एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण हो जाता है जो कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है। और यह एसिटिल कोएंजाइम A का बनना एक लिंक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्त, जो कि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र क्या करती है? जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान पूर्ण ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का बनना निम्न क्रियाओं के द्वारा होता है।
In the process of respiration in plants, complete oxidation of glucose into carbon dioxide and water takes place through following processes। कह रहा है ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स चक्र है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए भाई, बहुत जल्दी से आज हम कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बताइए। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कि पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का बनना किन अभिक्रियाओं द्वारा होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर है क्या है, डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वसा के संश्लेषण में सम्मिलित होता है, वसा के संश्लेषण में क्या सम्मिलित होता है, कह रहा है फैटी एसिड का बनना, ग्लिसरॉल का बनना, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल का संघनन, उपरयुक्त सभी। सिंथेसिस ऑफ फैट इंक्लूड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। वसा के संश्लेषण में सम्मिलित होता है क्या क्या, फैटी एसिड का बनना भी सम्मिलित होता है, ग्लिसरॉल का बनना भी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का संघनन भी सम्मिलित होता है। तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसके पूर्ण ऑक्सीकरण से आरक्यू मान 4 संभावित है। लो भैया ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पूर्ण ऑक्सीकरण से आरक्यू मान 4 संभावित है। आरक्यू बराबर कितना हो जाए 4, ठीक है। ऐसा कह रहा है ग्लूकोज की, मैलिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड की, टार्टरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर फटाक से आप लोग कमेंट में बता ही दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं तो बता ही देता हूं, इसका राइट आंसर है सी, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड है कि आरक्यू का मान 4 संभावित है, किसके पूर्ण ऑक्सीकरण से, ऑक्सैलिक एसिड के, ठीक है। कैसे हम बताते हैं आपको कि श्वसन क्रिया में मुक्त हुई CO2 गैस, श्वसन क्रिया में मुक्त हुई कौन सी गैस, CO2 गैस, तथा अवशोषित O2 गैस, अवशोषित O2 गैस, CO2 बटे O2 आप समझिए, ठीक है। मतलब हमने कहा कि श्वसन क्रिया में मुक्त हुई CO2 गैस तथा अवशोषित O2 गैस के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। इसी के आयतनों के अनुपात को क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक, RQ, ठीक है। RQ कहते हैं, रिस्पायरेटरी क्वेटेंट कहते हैं। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस सूत्र द्वारा, कि RQ बराबर आप क्या लिखेंगे, RQ बराबर मुक्त CO2 का आयतन, मुक्त CO2 का आयतन अपान अवशोषित O2 का आयतन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए कैसे ऑक्सैलिक एसिड हो गया, हम आपको बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट का RQ का मान 1 होता है, कार्बोहाइड्रेट का RQ का मान कितना होता है, 1 होता है, समझ रहे हैं। और वसा अथवा प्रोटीन का जो RQ का मान होता है सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। प्रोटीन का 1 से कम होता है। मैलिक एसिड अगर हम कहें, बात करें कार्बनिक अम्ल का RQ सर्वदा 1 से अधिक होता है, समझ रहे हैं। जब तक यहाँ ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसका 4 भी होता है, समझ रहे हैं। अनाक्सिक श्वसन में RQ का मान अनंत होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर